चलें भाई, लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। और आज हमने सीखना है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल के लेक्चर में कोई सवाल है किसी का? अच्छा, ओके। आइए जी, आपके सामने एक अदद अजीब सा टेबल मौजूद है और इसकी की हेडिंग बनी हुई है द फर्स्ट शेड्यूल और लिखा हुआ है रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपी। ले सर, अगर आप किसी इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं या किसी एओपी की टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो टेबल होगा वो ये मौजूद होगा जो आपके सामने है। ठीक है। इसी तरह एक टेबल और यहाँ पे मौजूद है और इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं बनी हुई। इसका मतलब है कि ये दोनों टेबल ही इंडिविजुअल्स और एओपीज के लिए। अब बात ये आती है कि ये वाला टेबल कब लगेगा और ये दूसरा टेबल कब लगेगा। चूंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है और यहां पे 2 लिखा है, इसको बोल देते हैं कि ये टेबल 2 है और इसको बोल देते हैं कि ये टेबल 1 है। तो आज के बाद हम इनको रेफर किया करेंगे टेबल 1 और टेबल 2 के साथ। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। लॉ में कहीं टेबल 1 टेबल 2 का नाम नहीं है, ये बस समझने के लिए। मेरे भाई, टेबल 1 कब लगेगा और टेबल 2 कब लगेगा? The rates of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be as set out in the following table। इसका मतलब ये है, वो ये कहता है कि ये जो नीचे दिया गया है ना टेबल, ये सैलरीड इंडिविजुअल के अलावा बाकी सब लोगों पर लगेगा। ओके, तो इट मींस मैं ये बात यहां पे कह सकता हूं कि ये वाला जो टेबल है ना, टेबल 1, दिस इज फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। और ये वाला जो टेबल है दूसरा, ये किसके लिए है? ये सैलरीड के लिए है। ओके। अच्छा, एक बात बड़ी जबरदस्त है, ये टेबल दो लोगों के लिए है, इंडिविजुअल और एओपी। ऐसे ही है, ये टेबल्स इंडिविजुअल पे भी लगते हैं और एओपी पे भी लगते हैं। देखें, सैलरीड और नॉन सैलरीड का मसला ना इसके लिए है। ऐसे ही है, क्या एओपी सैलरीड या नॉन सैलरीड हो सकती है? क्या एओपी को नौकरी पर रखा जा सकता है? पता लगे कल को सलमान हसन आपको पढ़ाने नहीं आया, एक एओपी आई है पढ़ाने, एक पार्टनरशिप आई है, वो देखो पार्टनरशिप जा रही है, वो देखो पार्टनरशिप कंप्यूटर पे काम कर रही है, वो देखो पार्टनरशिप रिसेप्शन पे बैठ के ना एडमिशंस कर रही है, वो देखो पार्टनरशिप बैठ के ना तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही है। ऐसा कभी हुआ? सर, पार्टनरशिप कभी भी सैलरी इनकम नहीं कमा सकती, क्योंकि नौकरी इंसान करता है, कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी नहीं करती। तो इट मींस कि यहां पे जो लिखा हुआ ना सैलरीड, वो प्रॉब्लम सिर्फ इसकी है, इसकी नहीं है। तो एओपी के लिए तो हमेशा हमेशा टेबल 1 ही लगेगा, क्योंकि एओपी की कभी भी सैलरी इनकम नहीं हो सकती। तो एओपी के लिए हमेशा टेबल 1 है। हाँ, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो फिर टेबल 2 की बात आएगी। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो टेबल 2 लगा देंगे, अगर वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है तो ये बात ना कुछ ऐसे भी बताई जा सकती है कि इंडिविजुअल, सैलरीड, नॉन सैलरीड। अगर वो सैलरीड होगा तो टेबल 2 है, अगर वो नॉन सैलरीड होगा तो टेबल 1 है। लेकिन जब बात आएगी एओपी की, इट्स ऑलवेज टेबल 1। एओपी पे कभी भी टेबल 2 नहीं लग सकता। तो बात समझ आती है कि पहली भी जाती है। लें जी, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि ये टेबल में लिखा क्या है। टेबल 1 भी समझ लेते हैं। टैक्सेबल इनकम, कल हमने समझ लिया था क्या होता है। वो कहता है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होती तो रेट ऑफ टैक्स कितना है जी? यानी आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, तमाम हेड्स की इनकम को ऐड करें, टोटल निकालें, याद है कल। उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें। टैक्सेबल इनकम 5 लाख आ गई, कोई टैक्स नहीं। 5.5 आ गई, कोई टैक्स नहीं। 4 लाख आ गई, कोई टैक्स नहीं। तुम कल कहां थे? हाँ, क्लास में क्यों नहीं है? तबीयत नहीं ठीक थी, क्या हुआ था? बाहर से बकरा तो नहीं खा लिया था? ओके, तो भाई 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ओके, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, मिसाल के तौर पे 8 लाख रुपया है, फिर आप क्या करेंगे? ये देखिए,
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख हो जाती है तो ये कहता है कि 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। आपकी इनकम 6 लाख से जितना ज्यादा है उसका 15%। तो आपकी इनकम 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 2 लाख। 2 लाख का 15% बताइए, बताइए। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। कितना? तो सर 8 लाख की इनकम कमाने पे आपको 30,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख डज नॉट एक्सीड 16 लाख। हम 15 लाख कर लेते हैं। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख है तो बताइए क्या कहना चाहता है वो? कहता है 90,000 रुपये आपने फिक्स पे करने, ठीक है, और जितनी अमाउंट आपकी 12 लाख से इंक्रीज हो रही है, 3 लाख इंक्रीज हो रही है, उसका कितने परसेंट? हाँ जी, 3 लाख का 20% निकालें, 60,000। 60,000 जमा 90,000, 1.5 लाख। ये आपका टैक्स है। कुछ बात समझ आई? आगे चलते हैं। 16 लाख से 32 लाख, 30 लाख कर लेते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम है 30 लाख। कितना टैक्स है भाई? वो कहता है कि 1,70,000 आपने फिक्स पे करना है और 16 लाख से जितनी ज्यादा आपकी अमाउंट है ना उसका 30%। तो सर हम 16 लाख से कितने ज्यादा हैं? 14 लाख। ऐसे ही निकलेगा। 14 लाख का 30% लगाएं, 4,20,000 में 170 ऐड करें, 590। ले जी, 30 लाख कमाने पे आपको 5,90,000 टैक्स देना पड़ेगा। ओके, इधर आ जाए, इधर आ जाए। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड 56 लाख, 80 लाख बनाते हैं इनकम, 80 लाख। ले जी, कितना टैक्स है इसके ऊपर? सर 16,10,000 तो फिक्स पे करना है आपने, और आपकी इनकम 56 लाख से जितनी ज्यादा होगी ना उसका 45%। तो आपकी इनकम 56 लाख से कितनी ज्यादा है? 24 लाख। लगाएं जी, 24 लाख का 45%, कितना बनता है? कितना? और इसमें ऐड करें 16,10,000, 2690,000। नहीं जी, 80 लाख कमाने पे आपको 26 लाख और 90,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कमाओगे 80 लाख? अब कमाओगे? 4-5 लाख कमाया करें, जिंदगी सुकून। फिर आपको शौक है जी हम तो सीए करके महीने का 10 लाख कमाएंगे। कमाएं 10 लाख, आए कमाते हैं 10 लाख, आ जाए, आ जाए। नहीं नहीं, कमाते हैं, बड़ा शौक है आपको। 12 मिनियन, और 12 मिनियंस बनेंगे आपके? वो बनेंगे कि नहीं साल के? महीने का 10 लाख हो तो 12 महीने का कितना बनता है? कितना बनता है? 1,20,00,000 बनता है। अब वो 12 मिलियन ही कहते हैं, 1,20,00,000। पता नहीं किन लोगों के हत्थे चढ़ गए होंगे। कितना टैक्स है जी? 16,10,000 फिक्स और 45% किस अमाउंट का? अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। तो सर 56 लाख से कितनी ज्यादा है अमाउंट? ऐसे निकलेगी। बताएं कितना टैक्स? और बोले तो सही। हाँ जी, माइनस करके 45 लगाए, 16 तो सेट करें। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। कितना? हाँ, कमाओगे 10 लाख। अच्छा, वैसे कितना बचता है? 12 में से निकाले माइनस से, आपके पास कितने बचेंगे? 12 में से 44 तो मैं निकाले। अच्छा, मजे मजे की बात बताऊं, एक मिनट, ये देखें, सुने, बोर्ड पे देखें। सर आपकी कुछ हेड्स की इनकम्स होंगी, ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके। तो जो कुछ भी आएगा मैं एज्यूम करता हूं कि हमारी टैक्सेबल इनकम ये 12 मिलियन बन गई, ऐसे ही है। इस पे टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली कितनी? 44 लाख और 90,000। ले जी, ये तो आपने सीख लिया। एक पॉइंट ना आगे और भी लिखा हुआ है। वो पॉइंट क्या कहता है? वो पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो गई है, 10 मिलियन से ज्यादा, तो टैक्स तो आप पे करेंगे ही करेंगे, एक सरचार्ज भी आपको ऐड करना पड़ेगा।
इट्स नॉट सरताज, इट्स सरचार्ज। ओके, सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स की अमाउंट का 10%। 449000। बताएं जी टोटल। 9% है। रुके जरा, रुके जरा। ओके ठीक है, ओके ओके, सब 10 नहीं है। बताएं। लें जी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो गई तो फिर टैक्स तो पे करेंगे ही करेंगे इस टेबल के मुताबिक, साथ ही साथ आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और ये 10% होगा टैक्स की अमाउंट का, यानी टैक्स के ऊपर 10% टैक्स। ये बात हुई ना, ये टैक्स है ना आपका, ये देखें ये टैक्स है, टैक्स के ऊपर 10% टैक्स। कमाओगे 10 लाख रुपए महीने, करोड़ रुपए से ऊपर जाओगे साल में। A surcharge will be payable by every individual and AOP or the gross liability where taxable income exceeds 10 million। तो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी ये है, अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा हुआ तो ग्रॉस लाइबिलिटी का 10% आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ओके सर, टैक्स कैलकुलेट करना आ गया या अभी भी कोई दुविधा है? ओके सब अच्छा है। ओके ले जी, अब बड़े काम की बात है, ये डस्टर दिखाइएगा प्लीज। बड़े काम की बात अब होने लगी है, एक मिसाल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? मिसाल बनानी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी 1 मिलियन, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 लाख। ले जी, ये आपके हेड्स की इनकम्स हैं। टोटल इनकम आ जाएगी, बताइए कितनी बनती है? 17 लाख। इसमें से लेट्स अज्यूम हमने कोई ज़कात पे की है, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस कर दें 1 लाख, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितनी बनी? ओके सर, यहां तक तो सवाल जो है ना वो आप कर लेंगे। फैसला इसके बाद होगा कि टेबल 1 लगाना है या टेबल 2 लगाना है। जो दो टेबल पढ़े उसने कहा सैलरीड के लिए टेबल 2 है और नॉन सैलरीड के लिए टेबल 1 है, ऐसा ही है। अच्छा जी, कैसे फैसला होगा कि टेबल 1 लगेगा या टेबल 2 लगेगा? जब आप पेपर के अंदर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर चुके होंगे तो आपने अपने अपने कैलकुलेटर्स पे एक काम करना है। कैलकुलेटर पे करना है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आपने करना है इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100, बस ये आपने अपने कैलकुलेटर पे करना है। ओके, अब इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 10 लाख। टैक्सेबल इनकम है 16 लाख इनटू 100, क्या आंसर आता है भाई? 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, 62.5। नहीं फिर भी ये 106 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, 62.5 ही आता ना, सबका ही आंसर आता है। ओके, ये परसेंटेज फैसला करेगी कि आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। ये देखिए, इफ इनकम फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो आप कौन है? सैलरीड। एंड इफ इनकम फ्रॉम सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो आप कौन है? नॉन सैलरीड। ओके, पहले देख ले, नोट बाद में कीजिएगा। इस सवाल में आपने जब ये फॉर्मूला लगाया तो असल में आपने ये चेक किया कि टैक्सेबल इनकम के अंदर सैलरी की परसेंटेज कितनी है। ओके, तो इससे मुझे पता लगा
कि टैक्सेबल इनकम के अंदर सैलरी की परसेंटेज 62.5% है, क्या ये 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है या 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से कम है? कम है। तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है? नॉन सैलरीड का। और कौन सा टेबल लगना चाहिए? टेबल 1 या 2? टेबल 1 लगना चाहिए। बस मेरे भाई फैसला ऐसे होगा। तो टेबल 1 के जो भी रेट्स हैं 16 लाख पे, मेरे ख्याल में ये तो टेबल 1 ही है। ओके, तो कहां पे फॉल करेंगे आप? ये वाला, ऐसी है ना, डज नॉट एक्सीड 16, 16 से एक्सीड नहीं करते, तो हमने 16 से एक्सीड नहीं किया ना, तो यही वाली स्लैब लगेगी। तो आप कितना टैक्स पे करेंगे? 90,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। हम 12 लाख से 4 लाख एक्सीड कर रहे हैं, तो देख लें जितना भी टैक्स बनता है। बात आ गई? और बोले ठीक है। तो सर आपने जब भी टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो एक दफा चेक कर लेना है कि टैक्सेबल इनकम के अंदर सैलरी की परसेंटेज कितनी है। अगर वो 75% से ज्यादा है तो फिर आप टेबल 2 लगा देंगे, अगर वो 75% या उससे कम है तो फिर आप टेबल 1 लगा देंगे। ये बात क्लियर होगी सबको? ओके। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, 62.5% भी अच्छी खासी परसेंटेज होती है भाई। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम में आधी से ज्यादा सैलरी है, ये मतलब है ना, आधी से ज्यादा सैलरी है। तो सर अगर किसी की आधी से ज्यादा सैलरी है तो सर कह दें उसे सैलरी, कह दें उसे सैलरी। सर ये पहले 50% ही होता था, लेकिन अगर आप गौर करें तो टेबल 2 जो है ना, इसके रेट्स थोड़े से कम हैं। ये देखें, इसके रेट्स कम है, ओ 1%। 12 लाख तक 1%। मैं भी कहता हूँ 12 लाख रुपया साल का कमाया करें, 1% टैक्स देना पड़ेगा, जिंदगी आसान है। ओके, ज्यादा पे ना जाया करें, बहुत टैक्स हो जाते हैं। लेकिन इसकी आखिरी परसेंटेज कितनी है? 35। उसकी कितनी थी? 45। बिजनेस वालों की बहुत ज्यादा रेट भाई, सैलरीड वालों के कम होते हैं। तो जाहिर बात है फिर उसके दिल में चोर तो है ही। तो उसने कहा यार कोशिश करता हूँ ये सैलरीड में ना ही जाए, टेबल 1 में ही जाए। इसीलिए उसने वो परसेंटेज 50% से बढ़ा के ना 75% कर दी। बात समझ आती है? 50 से बढ़ा के 75 कर दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना टेबल 1 में ही फॉल करें। हालांकि ये ज्यादती है, होना 50 चाहिए। आधी से ज्यादा जिसकी सैलरी है वो फॉल कर जाए टेबल 1 में, टेबल 2 में सॉरी, लेकिन उसने 75% कह दिया। और ये बात कहां लिखी है? ये देखें 2 के टेबल के टॉप पे, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सीड्स 75% ऑफ इस टैक्सेबल इनकम। और ये बात एक दफा यहां पे भी लिखी है, एन इंडिविजुअल whose income from salary exceeds 75% of taxable income in a tax year will be considered as a salaried person। तो अगर आपकी इनकम 75% से ज्यादा है, इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, तो फिर आप सैलरीड हैं और आप पे कौन सा टेबल लगेगा? आप पे टेबल 2 लगेगा। ओके ब्रो, सब अच्छा है? जो कुछ बोर्ड पे लिखा है मिटा दूं? ओके सॉरी, माजरत, आई टेक माय वर्ड्स बैक। साथ साथ क्यों नहीं करते नोट? गुस्सा क्यों करते हैं आप लोग? यानी घर में भी बातें सुनो और इधर भी सुनो? काट देना ये जुमला मेरे भाई, फिर सुनना पड़ेगा। पहले ही बाहर सो के थक गया हूं मैं। जस भाई आज खाने में क्या है? अरे तुम्हें कैसे पता? बिरयानी। तू हॉस्टल का है? हॉस्टल में रहता है मेरा भाई? हॉस्टल में एक कौन बोला बिरयानी? ओ यार तुम हॉस्टल में रहते हो, वहां भी बिरयानी है? वहां पे क्या है? मेस नहीं लगवाया? क्यों? ये कौन से वाला मेस है? एक तो मेस वो होता है ना यार, ये क्या मेस किया हुआ है? अच्छा क्यों नहीं लगवाया? अच्छा फ्लैट लिया हुआ है तो मेस हो ही नहीं सकता ना, तो ये क्यों क्या मेस नहीं लगवाया हुआ? को है ही नहीं मेस। कैसे लगवा सकते हैं? नहीं ये कैसे होता है? कैसे होता है? यानी आप अपने घर में रहते हो तो आप मेस लगवा सकते हो? यार मतलब सवाल है मेरा। नहीं? अच्छा, ये कैसे होता है? कितने पैसे देने पड़ते हैं? किस पे? किन पे? उन पे जिन्होंने मेस लेना है क्या देना है? अच्छा वो कैटरिंग वाले कितने पैसे लेते हैं वैसे?
रोज का? अच्छा, महीने का 7,000 2 टाइम, 30 दिनों का, यानी 60 खानों का। 7,000 डिवाइड बाय 60 करो, वो ये 110 रुपए का कौन सा खाना होता है? ओ भाई, खुदा का नाम है, क्या खिलाई जा रहे हो? और कौन कौन है हॉस्टल का यहाँ पे? आप भी हॉस्टल के हैं सर? सर आप हॉस्टल के हैं? फ्लैट, आप भी फ्लैट वाले हैं? सर आप हॉस्टल, आपने मेस लगवाया हुआ है? नहीं, क्यों? वो हॉस्टल वाला कौन है? आप, आपने लगवाया मेस? नहीं, किसी कोई हॉस्टल से नहीं खाता? अच्छा, अच्छा, बाहर से आपको जैसे बड़े अच्छे घर के खाने मिलते हैं ना, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। हॉस्टल से अच्छा होता है, आप आपको लगता है ना। तभी मैं कहूँ आप लोग इतने चुप चुप क्यों रहते हैं? समझ आ गई है मुझे, बाहर से खा खा के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं आप। ठंडी मुर्गियाँ खा खा के, लाहौरी बकरे खा खा के ना, बस पता लग गया मुझे आप सबका। हाँ, लाहौर में रहते हैं तो ये आप लोग तो खा ही चुके हैं सारा कुछ। जल्दी करें, मेरे पास बातें खत्म हो गई हैं। अब कोई नोट कर लिया आपने कि नहीं? तो बताएं, बता दो। ओके, अच्छा जी, अब ओके मिटा दूं ये। सर दो पूछे सर, ये नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के लिए सेम ही है? क्या? हाँ हाँ, उनके लिए सही नहीं है। जी, ये वैसे तो किसी भी टाइम हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हर साल होते हैं। बजट आता है ना तो उसमें रिवाइज हो जाते हैं। चलिए जी, एक साल लिखते हैं आपके सामने। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई 60 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया जी 20 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया 25 लाख, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लें 10 लाख। मेरे भाई बताएं टोटल इनकम कितनी है जी? 11,500,000। कितने बनते हैं ये? कितने बनते हैं ये? 11.5 मिलियन। उर्दू में कितने बनते हैं? 1,15,00,000। बड़ी मेहरबानी आप। लेस करेंगे इसमें से ज़कात, लेट्स अज्यूम 5 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 11 मिलियंस। हाँ जी, क्या फैसला होगा अब कि टेबल 1 लगाना है या टेबल 2 लगाना है? बोले कैसे करेंगे? 6 मिलियन डिवाइड बाय 11 मिलियन इंटू 100%, बताएं क्या आंसर आता है? 54%। सैलरीड नॉन सैलरीड? नॉन सैलरीड। 75% से कम है ना, तो नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड के केस में टेबल 1 लगेगा या टेबल 2 लगेगा? टेबल 1 लगेगा। तो सर टेबल 1 पे आइए। टेबल 1 ये आपके सामने मौजूद है, सॉरी ये है। तो टेबल 1 पे 11 भी आखिरी में फॉल करते हैं भाई, आप आखिरी स्लैब में फॉल करते हैं। तो 16,10,000 आपने फिक्स पे करना है, और जो अमाउंट आपकी 56 लाख से ज्यादा हो गई है उसका 45%। बताएं जी, 11 मिलियन माइनस 56 मिलियन, 45% लगाएं और उसमें 16,10,000 ऐड कर दें। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, करें इजी होके करें, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, लगाए घंटे तक कर लें। पेपर हम अगस्त में भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और सुना है ठीक ठाक है? तो विषय भी ठीक है, सब अच्छा है, करें इजी होके करें, कोई मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं है। क्या हो गया सर? होगी कैलकुलेशन?
तसल्ली से कर लें, 5-6 दफा और कर लें, कोई मसला नहीं, हमें जल्दी तो है ही कोई नहीं जी। हो गया जी, कैलकुलेशन हो गई, तसल्ली होगी आप लोगों की। पानी शानी पी लें, कुछ चाय शाय पी लें, उसके बाद बताइएगा, कोई टेंशन नहीं। मंगवा दें सर, मैस लगवाता नहीं तो चाय में मंगवा के दूं। बताएं जी। 40,000? 40,000 क्या होता है यार? यूं बोलो ना, 40,000, अजीब लोग हैं यार, पता नहीं। 40,000 इसको कहते हैं 4,40,000। ओके, हो गया? कुछ और करना है कि नहीं? कुछ और करना है कि नहीं? सरचार्ज 10 मिलियन से ऊपर है तो ऐड करेंगे सरचार्ज, और सरचार्ज क्या होता है जी? टैक्स लायबिलिटी का 10%। बताएं कितना बनता है? ओके, ओ सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गया। अब कहेंगे 44,000। 44,000 है ना ये? 44,000 सुनने वाले को लगेगा 44,000। टोटल कितना बना? ले जी, ऑल ओके? यहां पे कोई हाल नहीं आप लोगों का, फिर कहते हैं आई क्या पास नहीं करता। टेट्रा 4,000। ओके, ओ लेवल किया मेरे भाई ने, टेट्रा 4। ओके, 44,000, मैट्रिक वाला मेरे जैसा। ऑल ओके? ऑल ओके, सब अच्छा है। एक और मिसाल बनाते हैं, एक और मिसाल बनाते हैं। 9 मिलियंस इनकम फ्रॉम बिजनेस, 2 मिलियंस, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 मिलियन। टोटल इनकम कितनी मिलियंस बनी? 12 मिलियंस। इसमें से ज़कात माइनस करते हैं, 1.5 मिलियंस। टैक्सेबल कितनी बनी? 10, यही है ना 10.5। क्या काम करेंगे यहां पर आके? इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100। बताइए, तो बैठ जाऊंगा आराम से। 85 पॉइंट, तो क्या मतलब समझ आया? सैलरीड बंदा है, कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2 लगेगा। टैक्स लाया बिल्ली टी। ओके, टेबल 2 किधर है मेरे भाई? टेबल 2 ये है। आखिरी स्लैब, वो बोले तो सही, 6,16,000 फिक्स देना पड़ेगा और 35% देना पड़ेगा उस अमाउंट जो कि 41 लाख से ज्यादा है। फरमाइए जी। सॉरी, 2856,000। ओके, ठीक हो गया। ये केस है सैलरीड का, और ये कौन सा केस है? सवाल खत्म हो गया कि कुछ करना है और भी? सरचार्ज लगाना पड़ेगा। कितने प्रतिशत? सर ये फर्क है, इसीलिए तो दोनों सवाल कराए आपको। कितना बनता है? 9% ऑफ 2856, 257,040। टोटल कीजिए, 3 लें जी। सर अगर आप सैलरीड हैं, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो सरचार्ज 9% है। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो सरचार्ज 10% है। ये गौर करें आप, ये बात यहां पे लिखी है कि अ सरचार्ज शैल ऑल्सो बी पेबल बाय एवरी इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड एट 10%। नॉन सैलरीड के लिए सरचार्ज कितना है जी? 10%।
सैलरीड के लिए कितना है? A surcharge shall also be payable by salaried individual at 9%. 9%. ओके, तो सैलरीड के लिए सरचार्ज 9% और नॉन सैलरीड के लिए 10%. जहन में रखनी है ये बात. और ये तब लगेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो जाती है. यू नो व्हाट इज मिलियन? ओके, यू कैन सी इट इन मिरर ब्रो. ओके, नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है. बाहर से नाश्ता करके आते हैं तो फिर यही होगा. मरी हुई मुर्गी खाएंगे तो यही होगा. नाश्ता ही नहीं किया हुआ, रात का खाना खाया हुआ है. यस सर, वो भी बाहर से खाया होगा तो वो मरी हुई मुर्गी होगी. और कोई सवाल? हाँ, तो 80 रुपए की चिकन की प्लेट पर ऐसी आती है ना? नहीं, कितने की आती है? 1, अच्छा फुल 300 की होती है. 400 की भी. यार अमीर रिच किड्स हैं, बड़ी जगहों से खाते हैं, पल कॉन्टिनेंटल से खा के आते हैं, अवारी से खा के आते हैं. रिच किड्स हैं सर आप लोग. कोई सवाल? ऑल ओके? एग्जाम्पल्स नोट करना चाहें तो करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं. हाँ भी कॉस्ट वाले भाई, सब अच्छा है. होगी कॉस्ट खत्म कि भी चल रही है? खत्म होगी, कोर्स खत्म हो गया. अच्छा, अच्छा क्लास खत्म हो गया, कोर्स नहीं खत्म हुआ. कोर्स कब खत्म होगा? क्या पढ़ रहे हैं आजकल? पता नहीं, कुछ FOH में पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं. पता नहीं, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, पता नहीं क्या जी फनकारियाँ, रेसिप्रोकल. एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, पर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा. हुई पढ़े. ओ यार, ये क्या लोग हैं, क्या जिंदगी आपकी. 10 लाख कमाने आए थे और सर्विसेज दे रहे हैं एक दूसरे को. कोई बात नहीं, खैर है. वैसे ही आपको पता है अनकरीब दुनिया वैसे ही फारग हो जानी है. आपका सी वो पड़ा होगा. क्यों? अल्लाह तौबा करें. पता नहीं किहदे पासे टुर पे हैं आप. जल्दी नोट करें यार. हो गया नोट? तो यार बताते क्यों नहीं है? सर सफा नंबर 9 पे आइए, कुछ लाशें मिलेंगी आपको यहाँ पे. सफा नंबर 9 पे you will find some dead bodies. Dead body of question number 1, dead body of question number 2. और ये कितनी लाशें हैं टोटल? ये टोटल 9 लाशें हैं. इनका पोस्टमार्टम कल कराएंगे आप? ओके ब्रो. तो कल ये 9 एग्जाम्पल्स आपने करके आनी है ताकि आपको पता लगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है. ठीक है मेरे भाई? ऑल ओके ब्रो? ओके, चलें जी, जरा 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें, फिर आगे चलते हैं. वो कल आएंगे ना आप लोग? 9 सर, ये कौन 9 सर वाला है? कल आएंगे कि नहीं? तू, तेरे पे मुझे शक है कि तू नहीं आएगा. मैं तो बुलाऊंगा, मैं तो संडे को भी बुलाऊंगा. अजीब लोग हैं. टोटल 150 घंटे का सेशन है हमारा तकरीबन. रोज का 1.5 घंटा करें तो तकरीबन कोई 95 या 100 लेक्चर बनते हैं हमारे 31 जनवरी तक. 150 घंटे का सेशन है पूरा. यार मैं तो कहता हूँ 8-8 घंटे की ना 20 क्लासें रखते हैं, 20 दिनों में कोर्स फारिग करते हैं. वो छोड़े, FR1 के भी 150 घंटा चाहिए ना, फिर 20 दिन वो पढ़ लेंगे और फिर 20 दिन तीसरा पढ़ लेंगे. 60 दिन में कोर्स खत्म. ये नहीं सही, ये फिलॉसफी नहीं सही, ये लॉजिक नहीं सही. पहले 20 दिन टका के एक ही सब्जेक्ट 8-8 घंटे रोज, 9 बजे आएंगे 5 बजे चले जाएंगे. फिर 20 दिन FR1 पढ़ेंगे, 9 बजे आएंगे 5 बजे चले जाएंगे. फिर तीसरे दिन तीसरा, फिर जो भी पढ़ रहे हैं आप बी लॉ, 9 बजे आएंगे 5 बजे चले जाएंगे. उस्ताद भी खुश, आप भी खुश. हमें भी बस 20 दिन आना पड़ेगा, पूरा सेशन सुकून मौज. क्यों सर, अच्छा आइडिया है कि नहीं? बैक वेंचर के आइडियाज देखें आपने. क्या ये पहले हॉस्पिटल था? ये तो मैंने तुम्हें बताया था पहले. वो सामने वो ऑपरेशन थिएटर था. हाँ, मजाक नहीं कर रहा, आप मजाक लग रहा है.
यहाँ पे जो वहाँ पे फारग हो जाते थे ना, उनको फिर इधर बिठाया जाता था। ठीक है, हाँ वो लोग भी नाश्ता नहीं करते थे। सवाल नंबर 11। ओके, नहीं ये वाकई हॉस्पिटल था सर, ये आपको अगर नहीं पता तो ये हॉस्पिटल था। आप बेशक गूगल पे लिखें कलीम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, बताया था ना आपको उस दिन भी। हाँ तो आपको नजर आएगी बिल्डिंग। मैं भी आता था इधर कभी कभार। इधर ना बेसमेंट में एक डेंटिस्ट, दांत वाले डॉक्टर बैठते थे। समझ रहे हो? थे। ओके। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सर आखिरत में आपने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है कि पड़ोसी के अमाल का हिसाब भी आपने देना है? नहीं सर, अपना 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 हिसाब देना है। तो दुनिया में भी अपना टैक्स देना है बस। पड़ोसी का टैक्स मैंने पे नहीं करना। अम्मी अब्बू बहन भाई बेटा बेटी नाना नानी दादा दादी और स्पेशल फुफ्फो का टैक्स मैंने पे नहीं करना, उन्होंने खुद पे करना। तो ये बात सेक्शन 86 में लिख दी गई है, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली। हर इंडिविजुअल की, हर शख्स की जो टैक्सेबल इनकम है वो अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी और वही शख्स जिम्मेदार होगा टैक्स पे करने का, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। यहां तक ओके है? कोई सवाल? अच्छा जी, आगे चले। सेक्शन 87 कहता है डिजीज्ड इंडिविजुअल। सर डिजीज्ड क्या होता है जी? क्या होता है डिजीज्ड? जो इस कमरे में मौजूद हैं, आप में हो अल्लाह माफ करे यार। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर के बाद जो इस कमरे में लाए जाते थे, हो सकता है, लेकिन डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? लोगों ही मायनी मरहूम कहते हैं, मरे हुए, मुर्दा। अजीब, पता नहीं को अल्फाज का चुनाव तो ध्यान से किया करें। मरहूम जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं, जो अल्लाह के पास जा चुके होते हैं, जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके होते हैं, कोई अच्छे अल्फाज यूज किया करें। मरे हुए, पता नहीं आपकी उर्दू कब अच्छी होगी। डिजीज्ड इंडिविजुअल्स, मरहुमीन, मिटा दो ये। ओके सर, हेडिंग देख के ये लग रहा है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, उन्होंने भी टैक्स देना होता है। पढ़ के तो यही लग रहा है। चले देखते हैं क्या कहानी निकलती है आगे से। लग तो यही रहा है वैसे। ये आपको पता है क्या है? डिजीज्ड इंडिविजुअल, डिजीज इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो इंडिविजुअल है जो मरहूम हो चुका है। अच्छा जी, एक छोटी सी साथ सिनेरियो भी बना लेते हैं, समझ आ जाएगी। ये जो मरहूम है ना, ये शायद कारोबार करता था, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाता था। मोटरसाइकिल है, ड्रिल मशीन। ठीक है, इसका टैक्स ईयर था 1 जुलाई से 30 जून। लोग 30 जून भी मरते हैं, इसके अलावा नहीं मरते। टैक्स ईयर खत्म होगा तो मरेंगे, ऐसे होता है कि कभी भी, कभी भी। और इन भाई साहब की लिखी थी मिसाल के तौर पे 12 फरवरी को, यानी 1 जुलाई 24 से लेके 12 फरवरी 2025। अब होता मेरे भाई बताऊं क्या है, जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता ना, तो कमिश्नर कहता है क्या अब मैं 30 जून का वेट करूं, साल खत्म हो और इससे टैक्स लूं? बस भाई की तो इनकम रुक गई ना यहीं पे। जो 12 फरवरी तक इनकम है वही इनकम 30 जून तक हो रही है। क्या ख्याल है आपका? तो फिर इनके पास ना जाया जाए और इनसे टैक्स वसूल कर लिया जाए, कुछ ऐसे बात होती है। तो याद रखिएगा, मौत कभी भी 30 जून का इंतजार नहीं करती, वो तो किसी भी टाइम आ ही जाती है। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर मरहूम के जिम्मे कोई टैक्स था जब वो दुनिया से चला गया, या मरहूम के जिम्मे कोई टैक्स बन सकता था अगर वो जिंदा होता, तो फिर वो टैक्स कैसे वसूल होगा? ओके, कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड इंडिविजुअल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? बचे हुए। डिजीज कौन होते हैं? मरे हुए। सो मरे हुए के बचे हुए शैल बी लायबल, जिम्मेदार होंगे। अब ये बचे हुए कौन है, इनकी डेफिनेशन एंड पे आ रही है। जेन में तो ये आता है ना बीवी बच्ची बनते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं एंड पे आगे कौन है। तो फिलहाल इतनी बात समझिएगा कि जो मरे हुए के बचे हुए होते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं।
किस चीज के? दो चीजों के। पहली चीज क्या है जी? एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट डाइड। अगर मरहूम दुनिया से ना गया होता तो जो टैक्स वो पे करने का जिम्मेदार होता, अब वो टैक्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करने के जिम्मेदार है। सर खुद सोचिए, अगर ये मरहूम दुनिया से ना गया होता तो इस टैक्स ईयर 25 का टैक्स ये पे करता? ऐसे ही है। लेकिन अब मरहूम दुनिया से चला गया है तो इन 8-7 महीनों में जितने भी बनते हैं, इसमें जो इस मरहूम ने इनकम कमाई होगी, इस पे जो टैक्स बनेगा, अब वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पे करेंगे। मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना ही देता हूं यहां पे, ताकि ये भी ना जरा बेहतर हो जाए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सर मरहूम जो टैक्स पे करने का जिम्मेदार होता, अब ये टैक्स कौन पे करेगा? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। ये बात ए में लिखी है, एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट डाइड। अगर वो मरहूम ना हुआ होता तो जो टैक्स पे करने का जिम्मेदार होता, अब वो टैक्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे करेंगे। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? ओके। नंबर 2, एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द डिजीज स्टेट। सर स्टेट कहते हैं जायदाद को। जायदाद को, मरहूम की जायदाद से जो इनकम आ रही है, उस इनकम के ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करते हैं। ओके। मिसाल के तौर पे मरहूम ने ये घर बनाया था, और ये घर हम सब ने बचपन में खुद भी बनाया है, याद है आपको? इधर दरवाजा भी लगाया था, इधर एक खिड़की भी लगाई थी, इधर रास्ता भी बनाया था, इधर खाना भी बनाया था, इधर गाड़ी भी खड़ी की थी। कुछ लोग तो अन्नी मचा गए थे, पीछे पहाड़ भी बना दिए थे, और कुछ ने तो परिंदे भी बना दिए थे, कुछ आबशार। अच्छा चलें छोड़े, बात आगे जा रही है। तो मरहूम के नाम पे ये घर था, और मरहूम ने ये घर किराए पे दिया हुआ था, जहां से इन भाई साहब को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव होती थी। मरहूम दुनिया से चला गया, लेकिन घर तो दुनिया में है कि घर साथ लेके चला गया? घर तो दुनिया में है ना, और इनकम भी आ रही है। सर मरहूम का घर, मरहूम की इनकम, लेकिन मरहूम नहीं है, तो क्या मरहूम साहब की इनकम पे टैक्स चाहिए? हुकूमत तो कहेगी सर हमें इनकम से गर्ज है। अगर मरहूम दुनिया से चला गया है तो चले उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद हैं। तो मरहूम की जायदाद से अगर कोई इनकम आ रही है और उस इनकम के ऊपर टैक्स बनता है, तो वो भी कौन पे करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो दो चीजों के जिम्मेदार हो गए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। अगर कोई टैक्स मरहूम पे लग सकता था अगर वो जिंदा होता, तो मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वो वाला टैक्स पे करेंगे। पहले वाला बात, ए पार्ट। दूसरा, अगर मरहूम कोई जायदाद छोड़ गया है और उस जायदाद से कोई इनकम आ रही है और उस इनकम पे कोई टैक्स बनता है, तो वो टैक्स भी ये लोग पे करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सर इन दोनों पॉइंट्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। कोई सवाल नहीं? चलें जी आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे मरहूम जो जायदाद छोड़कर गया वो थी 20 लाख रुपए की। कैश होगा, ज्वेलरी होगी, डॉलर्स होंगे, वट एवर, सब मिल मिला के 20 लाख रुपए की जायदाद मरहूम छोड़कर गया। लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो बनती थी 28 लाख रुपए की। तो कमिश्नर साहब भी जनाजे में शरीक हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मरहूम के ना 28 लाख रुपए एफबीआर की तरफ निकलते हैं, 28 लाख रुपए इन्होंने टैक्स पे कर दें। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि सर जी मरहूम तो सिर्फ 20 लाख रुपए की जायदाद छोड़कर गए, तो मुझे बताइए क्या बकाया जो 8 लाख का डेफिसिट रह गया, शॉर्टफॉल रह गया, क्या ये लोग अपनी जेब से पूरा करेंगे? कि जितनी जायदाद छोड़कर गया बस उसी में ही काम चलाना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 2 कहता है द लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी लायबिलिटी महदूद रहेगी कहां तक? डिसीज्ड, जितनी जायदाद छोड़कर गया है वहां तक। तो जितनी जायदाद मरहूम छोड़कर गया है उस हद तक ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार है, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं है, यानी अपने पल्ले से वो नहीं देंगे। तो बस कमिश्नर फिर 20 लाख ले जाएगा, 8 लाख बस फिर अल्लाह जाने।
पता नहीं कहाँ से आएगा, आएगा कि भी नहीं आएगा। ओके, बस खत्म होगी बात, 8 लाख नहीं मिलना एफबीआर को, खत्म हो गया। ठीक है, ऑल ओके, यहां तक कोई सवाल? सर ये डब्बा पढ़ लें, डब्बा आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए होता है ये। जी सर, ऑल ओके, कोई सवाल किसी का इस एग्जाम्पल में, इस डब्बे में किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे मरहूम जायदाद छोड़कर गया 20 लाख रुपए की। ओके, बल्कि 20 लाख ना करें, इसको हम कर लेते हैं 30 लाख, बेहतर समझ आ जाएगी। मरहूम 30 लाख की जायदाद छोड़कर गया, मरहूम के जिम्मे काफी सारी चीजें थी, टैक्स भी पे करना था 28 लाख का, बैंक से कर्जा लिया हुआ था 5 लाख का, ये भी पे करना था, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल था 7 लाख रुपए का। यानी टोटल लायबिलिटी जो थी वो कितनी बन गई? 40 लाख की। ओके, 40 लाख की लायबिलिटीज हैं, 30 लाख की जायदाद छोड़कर गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहले सबसे पुराने वाला जो सबसे पहले लिया होगा, ये 2020 में लिया था, ये 22 में लिया था, ये 24 का था, पहले ये पे होगा 20 वाला, फिर ये 22 वाला पे होगा, और फिर ये पे होगा। सही, ये तो सारा पे नहीं हो सकता, पहले टैक्स पे होगा। अच्छा, अपने पल्ले से लगाई जा रहे हैं, प्रोपोर्शन में करेंगे। 28 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 30 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 30 लाख, 7 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 30 लाख, ये प्रोपोर्शन होती है ना। अच्छा, और इसके अलावा पहले टैक्स। सर लॉ कहता है कि सबसे पहले कमिश्नर अपने 28 लाख ले जाएगा, बाकी 2 लाख किधर जाएगा मुझे नहीं पता, मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे टैक्स का पता। ओके, और ठीक है, द लाइबिलिटी शैल बी द फर्स्ट चार्ज। सर लाइबिलिटी कौन सी? इधर ना ऐसे करके, ओए नहीं हो रहा, तो ना ऐसे करके ऐसे लिख लें, दी टैक्स लाइबिलिटी शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिजीज स्टेट। मरहूम की जायदाद पे पहला हक ना अम्मी का, ना अब्बू का, ना भाई का, ना बहन का, ना बेटे का, ना बेटी का, ना बीवी का, ना दूसरी बीवी का। किसका? कमिश्नर का। हो ब्रो, देखा आपने कमिश्नर कितनी पावर है उसके पास। तो सर मरहूम की जायदाद पे पहला हक सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर का होगा। ओके ब्रो, कमिश्नर लग जाए, बड़ा स्कोप है। तमाम मरहूमीन की जायदाद पे पहला हक किसका होगा? आपका होगा। ठीक है सर, ऑल ओके, कोई सवाल? डब्बा पढ़े, डब्बा। क्लास के सजीले जवानों, ये डब्बे तुम्हारे लिए हैं। पढ़ें जी डब्बा, एग्जाम्पल पढ़ें ताकि बात बेहतर समझ आए। पढ़ नहीं रहा मेरा भाई, नाश्ता करके आया मेरा भाई? घर से क्या हॉस्टल से? अच्छा, फिर कोई फायदा नहीं, कोई हॉस्टल से करके आया नाश्ता? यार सारी फर्क है मेरे जैसे। इजाज भाई, वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरी निगरानी पे तो नहीं बैठे हुए? वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरी निगरानी में तो नहीं बैठे हुए? अच्छा नहीं, खैर है, भाग जाते हैं। अच्छा, जी सर, पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई दुविधा है तो बताइए।
कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत, एनीथिंग? ऑल ओके? चलिए जी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3। सर ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, पता नहीं क्यों ये आई कैप को बहुत पसंद है। यहां से आई कैप जो है ना वो अक्सर औकात सवाल पूछ लेता है। अब आपने ना 2 हेडिंग्स बनानी है, ठीक है? ए के साथ आप लिखेंगे पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग नहीं लिखना आता, और बी के साथ आप लिखेंगे अराइजिंग। ए के साथ पेंडिंग, बी के साथ अराइजिंग। चलें जी आगे। ओके भैया, दुर्घटना यह पेश आई कि मरहूम जो हैं इनके खिलाफ कोई 2022 का टैक्स का ना केस अदालत में चल रहा था, ठीक है? हो सकता है 2022 की उन्होंने टैक्स कैलकुलेशन हुकूमत को जमा कराई हो, हुकूमत ने कहा ये गलत है, इन्होंने कहा भी गलत है, उन्होंने कहा गलत है, आ जाओ अदालत में देख लेते हैं, जज साहब से फैसला करा लेते हैं। अभी फैसला चल ही रहा था, केस चल ही रहा था कि मरहूम ही चले गए। अब मुझे बताइए कि जो केस मरहूम के खिलाफ चल रहा था, क्या वो केस बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ चलेगा या खत्म हो जाएगा? चलेगा। तो जो केस मरहूम के खिलाफ चल रहा था, उनकी वफात के बाद अब ये केस उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ चलेगा। दूसरा सवाल, क्या ये केस दोबारा से शुरू होगा या जहां से मरहूम छोड़कर गए थे वहीं से आगे शुरू होगा? जहां से मरहूम छोड़कर गए थे वहीं से आगे शुरू होगा। इसको कहते हैं पेंडिंग। पढ़े जी। ए, एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कहते हैं केस को या कार्रवाई को, कोई भी कार्रवाई जो के मरहूम के खिलाफ की गई उनकी वफात से पहले, शैल बी एज्यूम्ड, समझी जाएगी एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि अब ये कार्रवाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ की जाएगी। ओके? तो जो कार्रवाई मरहूम की वफात से पहले मरहूम के खिलाफ की गई, वो अब उनकी वफात के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ की जाएगी। और दूसरी बात, द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड, ये कार्रवाई जारी रहेगी अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ डेथ, वफात के मौके पे जहां पे ये कार्रवाई मौजूद थी, ये केस मौजूद था, वहीं से आगे शुरू किया जाएगा, नए सिरे से शुरू नहीं किया जाएगा। तो 2 बातें इस पॉइंट में है कि मरहूम के खिलाफ जो केस था वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जारी रहेगा, और दूसरी बात, जहां से वो छोड़ के गए थे वहीं से आगे जारी रहेगा, दोबारा से शुरू नहीं होगा। कोई सवाल? नो सवाल? ओके। बी है जी अराइजिंग। आपसे पूछता हूं सवाल, मरहूम चले गए दुनिया से, बाद में एफबीआर को ख्याल आया कि इनके खिलाफ तो हमने कोई केस करना था, हुआ नहीं अभी, क्या उनकी वफात के बाद केस, नया केस शुरू हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मरहूम की वफात के बाद कोई केस खोलने की जरूरत पड़ गई तो सर बिल्कुल वो केस खोला जा सकता है। तो यहां पे वो कहता है एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द डिजीज्ड, कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि मरहूम के खिलाफ की जा सकती थी, मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, वो अब मरहूम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ की जा सकती है। सो कोई भी कार्रवाई जो कि मरहूम के खिलाफ की जा सकती है वो अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ की जा सकती है, इसको कहते हैं अराइजिंग। तो ए के अंदर केस पहले से चल रहा होगा, जबकि बी के अंदर जो केस है ना वो नए सिरे से शुरू होगा। ठीक है? वो ठीक है? ओके। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। यहां पे उसने ना अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन बताई है पॉइंट नंबर 4 में। 3 लोग हो सकते हैं।
हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। सर मरहूम की जायदाद को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर ये जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट बुलेट, इसके अंदर इशारा जो है ना वो उस तरफ है कि आपको शायद आइडिया होगा कि जब कोई शख्स दुनिया से जाता है ना, तो इस्लाम के अंदर ना एक पूरा प्रोसेस है कि उसकी जायदाद किन किन लोगों को मिलेगी। वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। शादीशुदा है तो क्या हिसाब होगा, शादीशुदा नहीं है तो क्या हिसाब होगा, बहन भाई नहीं है तो क्या हिसाब होगा, शादीशुदा नहीं है बहन भाई नहीं है तो क्या हिसाब होगा, वो सारा कुछ प्रोसेस बताया हुआ है। यहां पे वो ये कह रहा है कि उन कवानीन की रोशनी में, उन इस्लामिक कवानीन की रोशनी में, जो लोग उस मरहूम की जायदाद, जिन लोगों को उस मरहूम की जायदाद ट्रांसफर होगी, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, तो इस्लामिक कानून के तहत जिन लोगों को मरहूम की जायदाद ट्रांसफर होगी वफात के बाद, वो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आपको वो कवानीन याद करने की जरूरत नहीं है, बस पेपर में आ गया तो आपने यही लिखना है, हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन, खत्म हुई बात। वो आपसे मजीद आगे जाके बात नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इस्लामिक कानून के तहत जायदाद जिस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, जिन जिन लोगों पे ट्रांसफ़र होती है, वही लोग फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? ओ ठीक है, ओके। नेक्स्ट बुलेट। सर माजरत के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो चारपाई पड़ी है ना, कुछ लोग इसके साथ ऐसे पड़े होते हैं। नहीं देखिए, एक इधर भी पड़ा होता है, ऐसे पड़ा होता है। इसके पता नहीं 2-4 हाथ हो गए, पता नहीं क्या हो गया, चले जो भी है। और नारे लगा रहे होते हैं, मैं भी नाल ही जाना है, मैं भी नाल ही जाना है। फिर जब वो चारपाई उठाते हैं तो साथ ही लटके रह जाते हैं। ऐसे लोग बहुत पेश पेश होते हैं, ऊंची ऊंची रो भी रहे होते हैं। कुर्सियां चाहिए, मैं अपने घर से ला के देता हूँ। सोफे चाहिए, मैं मंगवा के देता हूँ। खाने का इंतजाम मैं करूंगा। चारपाई पे लटके भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, हर काम यही कर रहे होते हैं। कमिश्नर जनाजे पे आया होता है, तो यार ये बंदा बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, वो इधर आना जरा, तू कौन है? तो यार मैं तो पड़ोसी हूं इनका। आजा फिर तू भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, बस ऐसे ही। हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड। इंटरमिडल्स कहते हैं बेजा मुदाखलत। जो शख्स मरहूम की जायदाद में बेजा मुदाखलत कर रहा हो, सर खाना तो मैं ही दूं, सर कुर्सियां तो मेरी तरफ से, चादरें तो मैं ही दूंगा, और सर बादाम तो मैं भेजूंगा, सर मीठा भी। अब शादी पे कौन सा मीठा होता है, सॉरी जनाजे पे कौन सा मीठा होता है, चले होता है जो भी है। जो शख्स मरहूम की जायदाद में बेजा मुदाखलत करेगा, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो प्लीज ये चारपाइयों से लटकना छोड़ दें, आपको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है अगर कमिश्नर उधर मौजूद हुआ था। और ये जबरदस्ती का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जबरदस्ती का है। ओके, ये होता नहीं है लेकिन जबरदस्ती का है। तो जो शख्स मरहूम की जायदाद में बेजा मुदाखलत कर रहा हो, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। किसी का कोई सवाल? प्रूफ क्यों नहीं होगा? कमिश्नर ने अपनी आंखों से देखा, कमिश्नर इज एन आई विटनेस ब्रो, उसने खुद देखा है। क्या मरहूम क्या जिंदा होके कहेगा? ऐसे तो नहीं होता ना जी। नहीं ऐसे नहीं होता, जाने से पहले नहीं, ये तो जाने के बाद ही होगा। जाने के बाद ही पता लगेगा कि मरहूम की जायदाद में कौन कौन बेजा मुदाखलत कर रहा है। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि मैं जिस घर में भी रहता हूँ ना, उसका जो बिल्कुल साथ वाला घर है ना, वो बिल्कुल खाली है। उधर एक अंकल आंटी रहा करते थे, दोनों की वफात हो गई। अब उस घर में जाहिर बात है, जिस दिन अंकल की वफात हुई, दैट वाज 2013 था कि 12 था, मुझे याद नहीं है, 13-14 साल पुरानी बात है। तो सर अंकल जी को तो दफनादफनू आए थे, लेकिन पीछे बहुत से लोग सर जोड़कर बैठ गए कि अब अंकल की जो होंडा सिविक खड़ी है, इसका क्या किया जाए, अंकल का जो घर है इसका क्या किया जाए, अंकल के जो ये अब कपड़े बर्तन कैश प्राइज बॉन्ड पता नहीं क्या क्या था अंकल के पास, उनका क्या किया जाए। तो कुछ लोग थे जो कि बहुत पेश पेश हो रहे थे कि सर देखिए मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। मैं कहता हूँ गाड़ी यहाँ दे आते हैं, घर ये कर देते हैं, कपड़े ये कर देते हैं, बर्तन ये कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे बीच में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो भाई साहब जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे ना, उसको कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं चीज़ों में। और लोगों को फील हो रहा था यार ये 3-4 लोग बड़ा बोल रहे हैं, ये कौन है? इंटरमिडल्स।
समझ आ रही है? ओके, समझ आ रही है? जैसे हमारी शादियों पे कौन बेजा मुदाखलत करता है? हाँ ब्रो, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? आपने खुद ही कुछ कह दिया, पता नहीं क्यों कह दिया। ऑनलाइन वाले ये फूफो कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उन्होंने कहा कि फूफो बेजा मुदाखलत करती हैं। ओके, पता नहीं वो कोई कह रहा है कि लोग शादी पे खुशियां मनाते हैं, हम फूफो को मनाते हैं। ओके, सब अच्छा है। यार नहीं होता ऐसे, पता नहीं आप लोगों ने क्यों फूफो को बदनाम किया है। अच्छा, वेरी गुड रिलेशन, बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। ओके, नाश्ता तू करके नहीं आता तो अच्छी होती है। ओके, तीसरा बुलेट। यार ये लटके हुए को तो फारिग करो ना, कब से लटका हुआ बेचारा। ओके, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बताना नहीं है। पढ़ा रहने दे, तेरा कुछ जा रहा। ये पता है कौन है? ये वाला है। ये पता है कौन है? ये क्यों ऐसा है? ये भी चलता नहीं है, छोटा है, मैंने इसलिए चलता है। अच्छा जी सर, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब, ये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे ही है। तो चले, बात तो समझ आ गई, जो टैक्स इन्होंने पे करना था ये करेंगे, जो कार्रवाई इनके खिलाफ थी अब इनके खिलाफ होगी। यही दुनिया से चले गए। अच्छा, ये दो पहले ही जा चुके हैं, ये ना कहेंगे सर ये तो ये पड़ा हुआ है, ये दो किधर है? ये दो कब्र में है, ये दो कब्र में, ये पहले ही मर चुके हैं। यानी इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं। इसको तो मिटाओ ना, ये क्या इधर बैठा हो, ये भी फारग हो गया, सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव फारग हो गए, नो वन, इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब कोई नहीं है। और जो एक था वो भी चला गया। अब मुझे बताएं, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो ये होंगे, जो केस इनके खिलाफ हो सकता था ये क्रॉलिंग करके जाएगा अदालत और केस सुनाएगा, ऐसे ही है। इनका क्या बनेगा? समझ आई प्रॉब्लम? समझ आई कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ये इनका, समझ आती है? यही दुनिया से चला गया। अब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं बचा, तो अब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? यह बात देखी है पॉइंट नंबर 3 में। वो कहता है ऑन whom the state devolves on the death of a representative if representative is being sued in a case। ये देखिए, वो कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कोई केस किया गया जो कि इनका था और यही दुनिया से चला गया, तो इसकी जायदाद जिन लोगों पे ट्रांसफर होगी वो ही इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। यानी कि ये लोग अपने बाप के तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अपने दादाजी के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। बात समझ आई? तो रिप्रेजेंटेटिव की वफात के बाद रिप्रेजेंटेटिव की जायदाद जिन लोगों पे ट्रांसफर होगी वो लोग ही इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। ऑल ओके? तो दोबारा अंग्रेजी पढ़े, ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स, डिवॉल्व्स कहते हैं ट्रांसफर होना, जिन लोगों पे रिप्रेजेंटेटिव की जायदाद ट्रांसफर होगी रिप्रेजेंटेटिव की वफात के बाद, वही लोग दादाजी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। तो पोता जाएगा दादा का केस सुनने आइसक्रीम लेकर, पॉपकॉर्न लेकर। छोटा है ना अभी? ओके ब्रो, कोई सवाल? हाँ, इसके बाद भी ऐसे ही होगा। अब तू सबको मारी जा, अब मैं यहां से पूरी टेबलें बनाता फिरूं यहां पे। हाँ, मरते जाए 4 पहिया बनाते जाए, रिप्रेजेंटेटिव बनाते जाए बस। हाँ, ये देखें आगे, ये फारूक होके इधर आ जाएंगे, वो फारूक होके इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर जो बचेगा ना एक, वो फिर इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। सबका होगा, सबका होगा। ओके, बादशाह मैं हूं अब, तो वही होगा सबका रिप्रेजेंटेटिव। पर दादा का, फिर 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 दादा का, फिर अब्बू का, सबका रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा वैसे हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। मैक्सिमम दादा का ही होगा रिप्रेजेंटेटिव, इससे आगे तो बात मुश्किल है। तब तक तो केस का फैसला हो जाएगा। कोई सवाल? नो सर, डेथ होने के बाद कोई टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, चैप्टर 15 में यह बात जरूर लिखी हुई है कि अगर ये 2025 चल रहा है
तो 2025 में क्या 1947 का कोई नोटिस आ सकता है कि नहीं? एफबीआर आपसे 1947 के कट्टे खोल के बैठ जाए, वो आपके दादाजी थे जी, उन्होंने 1947 में एक इनकम कमाई थी, उनके खिलाफ हमने केस करना है तो आपके खिलाफ कर दें, ये बात हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह से नहीं किया हुआ, उन्होंने टाइम लगाया हुआ है। चैप्टर 15 में लिखा है वो टाइम, शायद 6 साल या 5 साल लिखा है, याद करके नहीं आया अभी, जब याद करके आऊंगा तो फिर बताऊंगा। शायद 5 साल का टाइम है कि 5 साल के बाद वो कुछ नहीं कह सकते, तो वो 5 साल गुजर जाएंगे तो बात खत्म। ठीक है सर, और कोई सवाल? और कोई सवाल? 1.25 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें। टैक्स रेट्स गिवन होते हैं, टेबल्स की बात करो जी सर, पूरा टेबल एज इट इज आपके पेपर में गिवन होगा, आपने बस उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है सर। पूछे पूछे सर। कंपनी पे 29% है, नहीं कंपनी के प्रॉफिट पे 29% है जी, बिल्कुल जितना मर्जी प्रॉफिट होगा 29% है। करना है चेंज आपने? हाँ करना है तो आप ना एक काम करें, आप सीए ना करें, आप बीए करें, बीए करके इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़के ना आप जाए पार्लियामेंट में, वहाँ पे बने वजीर ख़जाना, वजीर ख़जाना भर के ना इसको चेंज करा दें, ये तरीका है इसका। सब कुछ हमने बनाया क्या मतलब? चलिए हो सकता है उन्होंने बनाया, ठीक है ओके करके आ जाइएगा। और कोई सवाल? हाँ ठीक है, तो इसमें क्या मसला? और कोई सवाल? आगे चलते हैं। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? कौन होते हैं? वो एक लतीफा नहीं था, 300 सफ़ों की किताब लिखी, पहले सफ़े पे घोड़ा कैसे चलता है, 299 सफ़े पे टकाटक 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 टकाटक, सुनी है लतीफा ये? यस सर, तो ये वो होते हैं जो किताबें लिखते हैं। किताब होता है कि किताब होता है? किताब होता है। कोविड वालों को क्या पता कि किताब होता है कि किताब होता है? कोविड वाले हो ना सारे? हाँ तो मैट्रिक कोविड में गुजरा, 9वीं गुजरी है? हाँ तो कोविड वाले 900 में से 900 वाले वही हो ना? देखा, नहीं बोल रहे, शर्मिंदगी से बोल ही नहीं रहे, इतने इतने नंबर ले लिए कि बोल ही नहीं रहे। अब 1100 में से 1100 कितने? वाह वाह जी, 1100 में से 1092, वाह जी वाह, मेरे जैसे 3 पास हो जाते हैं इतने में। ये इसमें 1092 से भी ज्यादा निकलेंगे। इधर है कोई जिसके 1092 से ज्यादा हो? अब नहीं बताएंगे, शर्मिंदगी से बता ही नहीं रहे, इतने नंबर ले लिए कि शर्मिंदगी हो रही है। तो लेने थे ना 600 700, नहीं और नहीं मैट्रिक ही नहीं पढ़ा, मैट्रिक पास ही नहीं, तो एफएससी तो वैसे इनवैलिड हो गई। नहीं देखे, जिस बंदे ने 5वीं पास नहीं की वो 6ठी कैसे पास हो सकता है? तो जिसने 9वीं नहीं की वो 10वीं कैसे हो सकता है? आपने 9वीं पढ़ी नहीं, वो फारग है, वो फारग है। और नहीं नहीं नहीं, 9वीं फेल है आप लोग। और 4 दिए थे, कौन कौन से? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, रैक उर्दू रह गया, मुताला पाकिस्तान रह गया। और नहीं 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 फारग है। ओके भाई, एक ऑथर भाई साहब हैं, इन्होंने 2021 में ना किताब लिखनी शुरू की, लिखते 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 24 आ गई। ये मैंने अभी बना दिया उसे, चलो कोई नहीं, 24 आ गई। 24 में इनकी किताब मुकम्मल हुई, और जब इनकी किताब मुकम्मल हुई तो इन्होंने 2024 में वो किताब पब्लिश कर दी। और जब किताब पब्लिश की ना तो इनको 60 लाख रुपए वसूल हुए। ये जो पैसे होते हैं ना इनको कहते हैं रॉयल्टी। ओके, रॉयल्टी होती है ये, किताबें बेचने पे जो पैसे मिलते हैं ना इसको रॉयल्टी बोलते हैं।
अब मुझे बताइए 2024 में इनकी 60 लाख रुपया इनकम हुई, बोले ओके। इस पे टैक्स कितना बनेगा? अब आप सब लोग समझदार हैं, आपको टैक्स निकालना आता है, प्लीज जाइए टेबल पे और टैक्स निकाल कर बताइए। पहले ये बताएं, टेबल 1 लगेगा, टेबल 2 लगेगा? क्या ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? सर नॉन सैलरीड है, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं किसी की, ये नॉन सैलरीड है। टेबल 1 पे देखें 60 लाख पे कितना टैक्स लगता है? जी कितना टैक्स लगता है जी? हाँ तो बताए ना, कैलकुलेशन करके बता दें टैक्स कितना है बस। 4 लाख, 4 लाख प्लस मेरे ख्याल में 16,10,000 जमा 4 लाख का 45%, 1790। ओके ले जी, जनता कह रही है 17,90,000 टैक्स बनेगा, सही है। ओके ले जी, सर ने 2024 तक किताब मुकम्मल की और 60 लाख रुपया कमाया और उस पर 17,90,000 इनको टैक्स देना पड़ गया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन माशाल्लाह ऑथर साहब काफी इंटेलिजेंट इंसान थे, इन्होंने हुकूमत से एक सवाल किया। इन्होंने कहा कि सर देखिए, मैं ये मेहनत पिछले 4 साल से कर रहा हूं, 1 2 3 4 साल से मेहनत कर रहा हूं। हाँ किताब आज मुकम्मल हुई है, पैसे आज मिले हैं, लेकिन सर ये कोई मेहनत सिर्फ 24 की थोड़ी है, ये तो 20 में भी, 21 में भी हुई थी, 22 में भी हुई थी और 23 में भी हुई थी। तो ये जो 60 लाख मिला है, क्या ये 15 15 15 15 हर साल में नहीं होना चाहिए था? वो जो अकाउंटिंग में क्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है ना कि जिस साल से रिलेट करता है उस साल में रिकॉर्ड करें, ये क्यों मिलने वाले साल में रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या ये ऑथर की जो सवाल है वो जस्टिफाइड है? बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहता है सर किताब तो यहां पे भी चल रही थी, इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी, तो ये 60 लाख ना सिर्फ 24 में नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये हर साल में 15-15 लाख बनना चाहिए। बात भी लॉजिकल है। हुकूमत ने कहा ऑथर तुम बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं। ये ऑप्शन है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑप्शन क्या है? लॉ ये कहता है कि अगर ऑथर को किताब लिखने में 24 महीने से ज्यादा का टाइम हो, 24 महीने 2 साल होते हैं, अगर ऑथर को किताब लिखने में 2 साल से ज्यादा का टाइम लगे, क्या लगा है उसे? बिल्कुल से लगा। अगर 2 साल से ज्यादा का टाइम लगे ऑथर को किताब लिखने में, तो ऑप्शन ये है कि आप मिलने वाली अमाउंट को जिस साल मिली है उस साल और उससे पिछले 2 साल में इक्वल प्रोपोर्शंस में टैक्स करवा दें। तो अगर मैं 6 मिलियन को इक्वल प्रोपोर्शन में टैक्स करवाऊं, तो शायद 20 लाख इधर, 20 लाख इधर और 20 लाख इधर। ओके, ऑप्शन है ऑथर के पास। बताइए सर 20 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 20 लाख पे टैक्स बता दें कितना बनता है? $290, यानी 2,90,000 इधर, 2,90,000 इधर और 2,90,000 इधर। सर टोटल कितना बनेगा? 8,70,000। ले जी, ऑथर के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मिलने वाली अमाउंट को लम सम उसी साल में टैक्स करवा दे जिस साल मिली, या फिर मिलने वाली अमाउंट को जिस साल मिली और इससे पिछले 2 साल में इक्वल प्रोपोर्शन में टैक्स करवा दे। क्या करेगा ऑथर? सर ऑब्वियसली वो यहां पर जाएगा, यहां पे टैक्स देखें कितना कम बन रहा है, यहां पे देखें कितना ज्यादा बन रहा है। याद रखिएगा ये जो हमारे टैक्स रेट्स है ना, टेबल 1 टेबल 2, ये जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, ये रेट्स भी वैसे वैसे बढ़ते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ को एक दफा टैक्स करेंगे ना तो रेट कुछ और आएगा, लेकिन अगर उसको 10-10 लाख में ब्रेक करके 10 दफा टैक्स लगाएंगे तो टैक्स बहुत कम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ते हैं। ये वही हुआ यहाँ पे। तो इसीलिए ऑथर के पास ऑप्शन है कि वेयर टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी होता है ये जो लिखते हैं किताबें। अगर आपको अदबी काम करने में 24 महीने से ज्यादा का टाइम लगा, या आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक कहते हैं फनकारी को, या फनकारी लगाने में, सॉरी
ऑथर की फनकारी जो भी होती है उसको करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा। द ऑथर 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 शेल मस्ट, मे का मतलब होता है मर्जी है आपकी, ओके मर्जी है आपकी। सो द ऑथर मे अलेक्ट एनी लमसम अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि 6 मिलियन जो 60 लाख उसे मिला है, क्या करे, इन अ टैक्स ईयर एज रॉयल्टी फॉर द वर्क एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर एंड प्रीसीडिंग 2 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। वो कहता है कि ऑथर के पास ये ऑप्शन है कि जो उसे लमसम अमाउंट मिली है वो जिस साल मिली है उस साल और उससे पिछले 2 साल में इक्वल प्रोपोर्शंस में टैक्स करवा दे, जैसा हमने यहां पर कर दिया। तो मर्जी है ये कर ले, मर्जी है जिस साल मिली उस साल और उससे पिछले 2 सालों में टैक्स करवा दे, ये ऑथर की मर्जी है। ओके, शर्त क्या है, किताब लिखते हुए 2 साल से ज्यादा का समय गुजर जाना चाहिए। अगर आपने 1 साल में या 1.5 साल में किताब लिखी है फिर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, ऑल ओके। नीचे एक डब्बा है, पढ़ लीजिए। ऑप्शन ही 3 सालों की है। आपने 50 साल में भी अगर किताब बनाई होगी तो आपके पास ऑप्शन तो 3 साल की है, जिस साल मिला उस साल और उससे पिछले 2 साल में। जी जी, हम खुद बताएंगे, हम खुद बताएंगे। ये बात मैंने डे 1 पे बता दी थी कि अगर आप टैक्स ये सोच के पढ़ेंगे ना कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, उनको क्या पता इसको क्या पता, फिर समझ नहीं आएगी। बस हम सच्चे, हम खुद बताएंगे। बच्चे खुद जाके बताएंगे कि अब्बा जी वफात पा चुके हैं, कमिश्नर आ जाओ जनाजे पे, हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, वो ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, वैसे आपको एक छोटी सी वैसी अपडेट के लिए बताता हूँ कि ये पता नहीं कल्चर शायद पाकिस्तान में ही है चीज़ों को छुपा छुपा के रखने का। आई डोंट नो व्हाई हर चीज़ को कोशिश की जाती है कि ज़रा छुपा के रखा जाए। ऑडिटर आ रहा है कंपनी में, यार उसको ना ही बताएं कंपनी में ये मसला है, एवं कोई और मसला ना निकल आए, होता है ना ऐसे। लेकिन ये बाहर के मुल्कों में बहुत कम देखा है मैंने। वहाँ पे जो कंपनीज काम करती हैं ना, अगर उसमें कोई इशू हो जाए वो उसको दबाते नहीं है कि यार किसी को पता ही ना लग जाए, वो उसको खोल कर बयान करते हैं कि भाई ये इशू है, बताएं इसका क्या करना है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है जो मैंने देखा है। तो इसलिए ना यहाँ पे शायद हम लोगों की अपब्रिंगिंग या मेंटेलिटी कुछ इस तरह की बनी हुई है, कुछ कल्चर इस तरह का है कि चीज़ों को छुपा के रखने की आदत है। तो हमारी कोशिश होती है टैक्स वालों को ना ही बताएं यार, छोड़ें, दफ़ा करें यार, एम ही आ जाएगा टैक्स लेने, फिर ये मसला फिर वो मसला। बाहर ऐसा नहीं है, वो खुद जाके बता देते हैं कि सर ये हो गया है। ठीक है, तो शायद ये कानून जो है वो उसी बेस पे बना हुआ है कि आप खुद जाके जो है वो बता देंगे कि सर ये हो गया है, इतना टैक्स बनता है, बताएं क्या करना है। ठीक है, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? कौन है ये? और कौन है? और मुन्ना कहते हैं इसे, माइनर चाइल्ड। और ना पढ़ो उर्दू, और ना दो उर्दू के पेपर, नहीं दिए थे ना पेपर उर्दू के, अब पता ही नहीं माइनर चाइल्ड को मुन्ना कहते हैं। वो तर्जमा किया था वो जिंदगी के नशेबो फराज वाला, पढ़ी नहीं 9वीं तो कहाँ किया था? नहीं किया था तो पेपर ही नहीं दिया, पेपर नहीं दिया, उर्दू टू अंग्रेजी ट्रांसलेशन दिया था? नहीं दिया था, उर्दू का पेपर ही नहीं दिया। इंग्लिश का कहाँ से हुआ था? 10वीं में तो दिया सर। तो ये 9वीं में था यार, पास ही 9वीं पास ही नहीं है आप लोग यार। यार इतने नंबर, वो किसी के 1100 में से 1100 है, कोई एक तो होगा।
कोई एक होगा क्लास में। 1092, इससे ज्यादा किसी के हैं? 1075, 1050। ये देखा 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 यार, कोई इतनी शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने नंबर लेके तुम मेरी क्लास में आ गए हो। आपके कितने? छोड़, दफा कर, आधे कर ले इसके। यार देखो भाई, मेरा सी हो गया ना, मेरे नाम के आगे कॉमा FCA लगा हुआ है ब्रो, बस दफा कर। क्या किया मैंने जिंदगी में, कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, दफा करें, खत्म हुई बात। ब्रो आई एम कॉमा FCA, खत्म हुई बात। नो वी फेल। आगे चले। यार इंटर में मेरे थे 900 आउट ऑफ 1100, पूरे 900 थे। मैट्रिक में मेरे थे 736 आउट ऑफ 850। नहीं सर, वो किस में? नहीं, वो प्री इंजीनियरिंग, एम पेपर ही दिए थे बस, की तो नहीं थी, क्योंकि करना ही सीए था, तो मुझे पता था 60% नंबर चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ा था। यार इरादा थोड़ा लेट हो गया था। अगर मुझे पता होता ना मैट्रिक में कि मैंने सीए करना, तो मैं जनरल साइंस में जाता, जहाँ पे मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो मेरा QM भी एग्जाम्प्ट हो जाता, मेरी इकोनॉमिक्स भी एग्जाम्प्ट हो जाती, मेरी वो इंग्लिश भी एग्जाम्प्ट हो जाती। लेकिन उस वक्त पता ही नहीं था सीए करना, तब तक इंजीनियरिंग का इरादा था। वो फर्स्ट ईयर में थोड़ा लेट इरादा बना, तो बाद में पता लगा गलती हो गई, लेकिन फिर क्या हो सकता था, कोई बात नहीं, हम मुन्ने की इनकम पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। बात लंबी हो जानी है फिर, जल्दी में आपको समझ भी नहीं आनी।